अब इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया जाता है। ये भारत द्वारा, भारत के सहित कुछ अन्य देश होते हैं जो अफ्रीका और एशिया के अंदर जो नव विकसित देश थे, जिन्होंने अपना ही पूरी तरीके से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी हाल ही में। तो उन्हें इस बात का डर था कि हम किस देश में शामिल हों, किस गुट में शामिल हो, तो इसलिए ये डर के कारण ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, जिसमें भारत भी एक होता है। भारत गुटनिरपेक्ष बनाता है। और गुटनिरपेक्ष की जो नींव रखी जाती है वो किस नींव, कौन सा सम्मेलन होता है, वो बांडुंग सम्मेलन होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बांडुंग सम्मेलन क्या था। तो ये बांडुंग सम्मेलन के बाद ही गुटनिरपेक्ष की नींव रखी जाती है। और जो गुटनिरपेक्ष के फिर उसके बाद आगे आते हैं 1961 में गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन होता है 1961 में, यानी कि 1961 में, जिसका नाम हम कह सकते हैं, जिसका नाम क्या था जो वहाँ पर हुआ था, जिसके अंदर कम से कम ध्यान रखना सारे जो अफ्रीका के अंदर स्वतंत्र देश थे जितने भी थे, और एशिया के अंदर सारे देश शामिल थे इसके अंदर। और इसको ही हमने तीसरी दुनिया के रूप में समझा है गुटनिरपेक्ष को, कि गुटनिरपेक्ष के अंदर सारे नवविकसित देश हैं और सारे विकासशील देश थे। इसलिए जो पहली दुनिया है, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, इस तरीके से इसको बांट दिया गया। जैसे हम कह सकते हैं पहली दुनिया पूंजीवाद, दूसरी दुनिया साम्यवाद और तीसरी दुनिया थी वो गुटनिरपेक्ष थी। अब इसके अंदर बेलग्रेड सम्मेलन होता है। बांडुंग सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष की नींव रखी जाती है और बेलग्रेड सम्मेलन इसका पहला सम्मेलन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब गुटनिरपेक्ष इस तरीके से बनाया जाता है और जिसके अंदर 5 देश मिलकर बनाते हैं, जिसके अंदर पहला होता है भारत, घाना, यूगोस्लाविया, भारत, घाना, यूगोस्लाविया, भारत, घाना, यूगोस्लाविया। तो आपको कैमरा थोड़ा ठीक करना पड़ता है। तो यूगोस्लाविया, आगे आता है हमारा मिस्र, फिर उसके बाद आता है हमारा इंडोनेशिया। तो ये 5 देश होते हैं। जिस समय इनके नेता होते हैं, भारत के नेता होते हैं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो घाना है, घाना के होते हैं वामे एनक्रुमा, और यूगोस्लाविया के होते हैं उस समय मार्शल टीटो। मिस्र के जो उस समय होते हैं उनका नाम है कर्नल नासिर, और इंडोनेशिया के वो थे डॉक्टर सुकर्नो। तो इसके अंदर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कभी कभार, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये यहाँ से हमारे शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब देखो इनके अंदर हम कुछ नए वर्ड्स भी पढ़ेंगे, जिनके अंदर हम देतांत वर्ड पढ़ेंगे। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ देतांत क्या है। दूसरी चीज़ देतांत है अपरोध होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम समझेंगे। तो इन्हें समझने से पहले मैं गुटनिरपेक्ष की एक चीज़ और बता दूं कि जो गुटनिरपेक्ष था, गुटनिरपेक्ष जो है जब ये बनाया गया तो गुटनिरपेक्ष को अन्य देशों ने, जो साम्यवाद थे, पूंजीवाद थे, इन्होंने इसको कोई भी गलत साबित नहीं किया। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ बात क्या आती है, जो गुटनिरपेक्ष था ये इन देशों से बिल्कुल ही अलग मिला था, बना था। अगर माने चलो अगर भारत पूंजीवाद में मिलता, तो पूंजीवाद में मिलता यानी कि अमेरिका के साथ, तो भाई साम्यवाद के जितने भी देश थे उससे संबंध खराब होते हैं। अगर यहाँ मिलता तो पूंजीवाद के देशों से संबंध खराब होते हैं। लेकिन भारत की तो आप जानते हो, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्र अर्थव्यवस्था है। तो इसीलिए भारत चाहता था कि दोनों की ही सहायता मिले, तो भारत दोनों से ही अलग रहा। अब जो दोनों दोनों पक्ष हैं, दोनों जो हमारी विचारधारा हैं, दोनों विचारधाराएं अब क्या करती हैं, पूरे भारत का सहयोग करती हैं, या गुटनिरपेक्ष के अंदर जितने भी देश हैं उनका सहयोग करती है। जैसे माने चलो अगर साम्यवाद इन गुटनिरपेक्ष देशों की सहायता करती है, तो एक तरफ से पूंजीवाद आ जाता है इनकी सहायता करने के लिए, कि ये सहायता कर रहा है कि हम भी करें। तो इस तरीके से गुटनिरपेक्ष के देश थे वो आसानी से अपना लाभ, इन दोनों गुटों से आसानी से अपना लाभ उठाते थे। तो अब जो देतांत है इसका मतलब वही है कि आप जानते हो कि भाई उस समय किस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई थी सोवियत संघ मतलब रूस के अंदर, और पूंजीवाद में यानी कि अमेरिका के साथ।
इस तरह की सिचुएशन थी कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, पर फिर भी आगे चलकर उनकी जो आज के समय देख सकते हो, दोनों आज के समय मित्र हैं। तो यही वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन कंट्रीज़ के लिए जो पहले जिनके बीच में कटु संबंध हो, चाहे ईर्ष्या वाले हों या तनावपूर्ण संबंध हो, वो आगे चलकर यानी भविष्य में चलकर वो मित्रतापूर्ण बन जाते हैं। उन्हें हम देतांत कहते हैं। ठीक है, तो तनाव वाले जो संबंध हैं वो किस में बदल जाएंगे? मित्रता में। अपरोध वाली स्थिति यानी अगर कोई देश, दो देशों के बीच में युद्ध होने जा रहा है और युद्ध होने के समय में अगर ऐसा लगता है कि युद्ध होकर भी कोई देश नहीं जीतेगा, मतलब देखो जीत तो सकता है लेकिन बात जो उसके अंदर होगी वो बात सही नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करता है और वो देश भी उस देश पर हमला करता है, मतलब ए और बी अगर हमला करते हैं एक दूसरे पर, अगर ये इस देश को ख़त्म कर देता है, ये इस देश को ख़त्म कर देता, मतलब तो बचेगा कोई भी नहीं इसके अंदर, तो कोई नहीं बचेगा, तो मतलब जीता कौन? कोई विजय नहीं होता। इसलिए अपरोध की स्थिति भी कभी कभार इस चीज़ को सोचकर देशों के अंदर, नेताओं के अंदर आ जाती है। तो इस चैप्टर का जो था ये इंट्रो था। अब आगे की वीडियो हम आगे समझेंगे, एक से एक करके क्वेश्चन को हम धीरे समझते जाएंगे। रुको 1 मिनट, मैं गुट निरपेक्ष का आपको एक चीज़ और बता दूं। जो गुट निरपेक्ष है ये ऐसा बनाया गया है साथ में कि ये ना तो किसी से दूरी बनाए रखता है, ना ही तटस्थ है। मतलब देखो 2 वर्ड इसके अंदर और आते हैं कि गुट निरपेक्ष जो है तटस्थ, ना तो तटस्थ है ना ही दूरी रखता है, या इसे हम पृथकतावाद भी कह सकते हैं, एग्ज़ाम में आता है पृथकतावाद। तो तटस्थ मतलब क्या होता है? तटस्थ यानी तटस्थ था, तटस्थ था। तो देखो जो तटस्थता थी इसका मीनिंग क्या होती है? मतलब इसकी मीनिंग होती है कि जैसे देखो समझो कि अगर ए और बी दो कंट्री हैं, ए और बी के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ये नहीं कि भाई जो ए बी सी यानी जो थर्ड कंट्री है, जो थर्ड कंट्री है सी, ये नहीं कि भाई इन दोनों के युद्ध को देखेगी, बल्कि ये इनके पास आएगी और इनके युद्ध में अगर युद्ध को रोकने की कोशिश करेगी। ये गुट निरपेक्ष एक ऐसा है, यानी तटस्थ, ये तटस्थ नहीं है। तटस्थ की मीनिंग होती है कि भाई ए और बी के बीच में युद्ध हो रहा है, मतलब दो कंट्रियों के बीच में, और तीसरा देश उसे देख रहा है आराम से, मतलब तीसरे देश का इसके अंदर तीसरा देश अब यानी कि मतलब गुट निरपेक्ष है, वो तटस्थ नहीं है, मतलब उनकी सहायता करता है युद्ध को रोकने में या उसको शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म करने में सहायता करता है। दूसरी चीज़ जो गुट निरपेक्ष है ये पृथकतावाद, मतलब अलग नहीं है। ये अगर देखो ए और बी में ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों में से कोई एक पक्ष सही हो और एक गलत हो सकता है, तो गुट निरपेक्ष हमेशा उस देश का या उस गुट का पक्ष लेता है जो सही हो। तो गुट निरपेक्ष की ये भी एक अच्छी खासियत थी। अब जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, अब बाकी हम समझेंगे आगे सारे